बिहार में विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है। आज 5 तारीख है। 4 तारीख यानी बीते कल चुनाव प्रचार थम गया है। देखा जाए तो 18 जिले के कुल 1314 उम्मीदवार, उनके भाग्य कहा जाए, वो कल 6 तारीख को बंद हो जाएगा डब्बे में, और 14 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तब पता चलेगा कि जनता ने किसके हक में वोट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि नवंबर को जो पहले चरण का मतदान होना है उसमें जिन प्रमुख प्रत्याशियों की किस्मत कल बंद हो जाएगी, उसमें राघोपुर से तेजस्वी यादव, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, घोषित कर दिए गए हैं महागठबंधन के बाकी दलों के द्वारा। उनके अलावा वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, इन तीनों की किस्मत के डब्बा है कल वो बंद हो जाएगा मतदान के जरिए। उसके अलावा मिथिला, जो कि भोजपुरी गायिका है, उनका क्षेत्र है, वहां पर भी मतदान होना है। और उसके अलावा तेज प्रताप, जो कि तेजस्वी यादव के भाई हैं, उनके क्षेत्र में भी मतदान 6 तारीख को ही होना है। बहरहाल हालात ऐसे हैं कि इस समय चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। कल 4 तारीख को जबकि पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के लगभग 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार में दौरा करके अपने इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कम से कम 40 स्टार प्रचारकों की फौज कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव में झोंक दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां 101 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जनता दल यूनाइटेड के भी 101 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 143 प्रत्याशी, सबसे बड़ी संख्या आरजेडी के है, जिसमें तेजस्वी यादव उनके मुखिया हैं, चुनाव मैदान में है। और सबसे कम देखा जाए तो कांग्रेस के सिर्फ 61 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए जो गठबंधन की स्थितियां हैं, अपनी अपनी जीत के दावे सभी लोग कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोग ये मान के चल रहे हैं एक बार फिर उनकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये अलग बात है कि अभी तक खुल के स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए नाम जो है अनाउंस नहीं कर पाई है एनडीए, और कहीं न कहीं उनके मन में बात छिपी हुई है कि शायद वो इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख को जब मत पेटियां खुलें तो उसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए वो तय करेंगे। और उनकी दबे स्वरों में जो बात सामने आ रही है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को अब रिपीट की जाए। कहीं न कहीं उनके मन में भी ये बात आ चुकी है। अब वो थके हुए नजर आ रहे हैं, कभी कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की यह है कि उनके पास कोई अभी ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, क्योंकि यदि किसी दूसरे नाम का अनाउंसमेंट करते हैं तो जेडीयू सबसे पहले किनारे हो जाएगी, और जेडीयू के सहारे के बिना भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। यह अलग बात है कि जेडीयू के करीबी नित्यानंद राय, ललन सिंह जैसे लोग हैं जिन पर आज की तारीख में बीजेपी बहुत मेहरबान है, और ये दोनों नेता भी देखा जाए कि भले ये नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन इनकी जो बोली है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आजकल ज्यादा मेल खा रहे हैं। अभी हाल ही में मोकामा में जो घटना हुई, दुलार चंद यादव की हत्या, जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया गया था, उनकी जगह मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी ललन सिंह की हो गई थी। ललन सिंह वैसे तो जेडीयू नेता है और अनंत सिंह भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका उठना बैठना है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई वो अनंत सिंह की जगह मोर्चा संभालें, और उन्होंने मोर्चा संभालते ही एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वो खुद सुर्खियों में आ गए। उन्होंने कहा कि खासतौर पर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ऐसे मतदाताओं को उस दिन रोक के रखा जाए, उनको वोटिंग ही न करने दिया जाए। यदि वोटिंग कराना भी जरूरी लगता है तो उनको साथ में ले जाए, वोट डलवा के लाके फिर घर में बंद कर दे। ये जो धमकी वाली जो बातें ललन सिंह ने कही, जिसकी वजह से एक बार फिर विपक्ष को मौका मिला और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। निर्वाचन आयोग ने भी आज उनसे जवाब मांगा है। आज आखिरी तारीख है और उनके जवाब के बाद फिर कल स्थितियां और स्पष्ट होगी कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो 6 नवंबर को जबकि पहले चरण का मतदान होना है, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी गठबंधन अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, तेजस्वी यादव का जो चुनाव प्रचार अभियान है वो एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए। उनकी सभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं इस बार जनता का मोह जो है वो नीतीश कुमार से भंग हो चुका है और वो परिवर्तन चाह रही है। हमने भिलाई में भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, या जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे जानने का प्रयास किया था, तो हमें भी ये लगा कि कहीं न कहीं उनके हवाले से जो उनकी बात हो रही है उसमें कि बिहार में इस बार बदलाव का रिजल्ट आ सकता है। अब ये बदलाव तेजस्वी यादव के फेवर में आता है, या ये बदलाव प्रशांत किशोर की तरफ आता है, या एक तो तीसरी स्थिति बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए बिहार में ये माना जा सकता है कि बयार जो है बदलाव की चल रही है, और ये भी तय लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद इस बार के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और इस बारे में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर तो पहले ही दावा कर चुके, लिख के दे चुके हैं कि इस बार कुछ भी हो 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जैसा उनका रूप स्वरूप आया है चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने कहीं पर भी नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं किया है। ये बड़ी बात है। तेजस्वी यादव को इंडिया महागठबंधन
महागठबंधन ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, और उनकी जो घोषणा है उन्होंने 48 घंटे पहले की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2,500 रुपए माताओं बहनों के लिए जो देने की बात की है, उसका साल भर का एक मुश्त रकम 30,000 की उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ये 30,000 रुपए की रकम उन बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और 10,000 रुपए ले चुके जो मतदाता बिहार के, जिनको अभी हाल ही में नीतीश कुमार की सरकार ने या एनडीए सरकार ने दी थी, जो लोग पैसे के दम पर कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, उनके लिए ये जो लॉलीपॉप है तेजस्वी यादव का, ये काम भी कर सकता है, क्योंकि 30,000 की रकम कम नहीं होती। जिस ढंग से उन्होंने घोषणा की है और रोजगार की भी बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज को सुना जा रहा है और लोग उससे प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी लोग ये मान रहे हैं कि अब वो चुक गए, उम्र उन पर हावी हो रही है, इसलिए बदलाव जरूर। तो दूसरा कोई नेता तो अभी नजर नहीं आ रहा है, तो निसंदेह तेजस्वी यादव के रूप में एक नए नेता का नाम बिहार की राजनीति में काफी आगे बढ़ चुका है। और यदि आज के जो समीकरण है, ये स्थिति यदि 11 नवंबर तक बनी रहती है तो ये माना जाएगा कि वास्तव में बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा और तेजस्वी यादव उस बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने वहां अपने लिए कहीं कोई जगह उनके लिए बची नहीं है और उन्होंने ब्लाइंडली सपोर्ट करके रखा हुआ है। ये भी तय है कि यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो इस बार एक नए प्रयोग होंगे। 2 उप मुख्यमंत्रियों का सिस्टम जो आपने एनडीए सरकार में देखा है, वो संख्या बढ़ सकती है और यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो इस बार 3 उप मुख्यमंत्री देखने को मिल सकते हैं। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के साथ ही की जा चुकी है। उसके अलावा एक दलित समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और एक अल्पसंख्यक समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसके आसार नजर आ रहे हैं और ये वो चीजें हैं जो कि चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि पहले चरण के मतदान का जो परिणाम है वो भी 14 नवंबर को ही आएगा और 6 तारीख को जनता किसके पक्ष में मतदान करती है इसका पता भी 14 तारीख को ही चल पाएगा। तो इसलिए तब तक तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है 6 नवंबर को जो पहले चरण का मतदान होना है और जिसमें जैसा मैंने कहा कि तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, केशव मौर्य, मिथिला और तेज प्रताप जैसे नेताओं की किस्मत मतपेटियों में बंद होने वाली है। देखना है कि इसका परिणाम जब खुलेगा तो किसकी किस्मत का सितारा चमकता नजर आएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर या नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।